वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया था। ग्रेडियंट का कर्ल जो निकालना था हमें लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, वो कितना आ रहा था? 0। ये हमने कवर कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन था कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो 0 हमें सिद्ध करना है, लेकिन कर्ल ऑफ ए था यहाँ पर, ना कि 5, क्योंकि अदिश राशि का तो हम कर्ल ले ही नहीं सकते। तो कर्ल का डाइवर्जेंस वो कितना सिद्ध करना था हमें? 0। कौन से निर्देश तंत्र में? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में इसको सिद्ध करना था। कुछ ने कर लिया होगा, सब सोच सकता हूं मैं इतना, और कुछ हैं कि सोच रहे होंगे कि सर ही कराएंगे, इसलिए नहीं किया होगा। तो ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो 0 होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सेकंड के लिए कर्ल ऑफ ए चाहिए। कर्ल ऑफ ए को लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में हम किस तरह से लिखेंगे? डिटर्मिनेंट रूप में 1/h1 h2 h3। यहां पर आ जाएगी सारणिक, लांबिक में ले रहे हैं तो h1 e1 कैप, h2 e2 कैप, और यहां पर आ जाएगा h3 e3 कैप। इस तरह से यहां आ जाएगा डेल अपॉन डेल u1 डेल u2 और यहां पर डेल u3, इस तरह से आ जाएगा। और a1 के जो कंपोनेंट हैं यहां पर आएंगे a1, साथ में आएगा h1, इसी तरह से a2 h2 और यहां पर आएगा a3 h3। ये कर्ल निकाल लिया, लेकिन कर्ल ऑफ ए हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए। वेक्टर फॉर्म में मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, या लांबिक में बात करें तो ई कैप, ई1 कैप, ई2 कैप, ई3 कैप के गुणांकों के रूप में। जैसे कि आप वेक्टर को लिखते हो, आर वेक्टर को लिखते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उस हिसाब से। तो उसी रूप में हमें इसको लिखना है। किस तरह से लिखेंगे बताओ? 1/h1 h2 h3, ये तो बाहर आ जाएगा। h1 e1 कैप, h1 e1 कैप, इसका इसके साथ करेंगे तो डेल अपॉन डेल u2 कितना आ जाएगा? a3 h3, ठीक है, a3 h3 माइनस में कितना आ जाएगा? डेल अपॉन डेल u3 a2 h2। इस तरह से कर सकते हैं अपन। पहला हो गया। इसी में दूसरा हो जाएगा माइनस के h2 e2 कैप, माइनस के h2 e2 कैप, इसका इसके साथ करेंगे डेल अपॉन डेल u1 a3 h3, माइनस में कितना करेंगे? इसका इसके साथ, तो डेल अपॉन डेल u3 कितना हो जाएगा? a1 h1। यहां तक हो गया। इसी तरह से तीसरा वाला करेंगे h3 e3 कैप, और कितना हो जाएगा? इसका इसके साथ करेंगे डेल अपॉन डेल u1 a2 h2, माइनस हो जाएगा कितना? डेल अपॉन डेल u2 a1 h1। ये यहां तक इसको आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, सारणी को हमने ओपन किया है, जैसा कि आप 12th में पढ़ के आए हो उसी तरीके से। और ईएम में भी पढ़ा है इसको, कर्ल ऑफ ए को जब वहां पर पढ़ा था तब सारणी वहां पर भी सॉल्व की थी। इस तरह से हमने पढ़ लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं? कर्ल ऑफ ए जो भी e1 कैप का गुणांक, e2 कैप का गुणांक और e3 कैप का गुणांक है, तो इसको इसी तरह से रहने दें। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। कर्ल ऑफ ए जो आया है, इसको मान लिया हमने लेट बी वेक्टर मान लिया, जो इक्वल टू आ रहा है, यहीं पर लिख देता हूं। इक्वल टू हमने इसको कितना मान लिया? बी वेक्टर मान लिया। क्यों माना है अभी पता चल जाएगा। बी वेक्टर मान लिया, तो बी वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? बी वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? b1 e1 कैप प्लस b2 e2 कैप प्लस b3 e3 कैप। अरे इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? b1 e1 कैप प्लस b2 e2 कैप प्लस b3 e3 कैप। ए वेक्टर क्यों नहीं माना था? क्योंकि ए लेकर चल रहे थे, इसमें आ रहे थे, इसलिए हमने इसको बी या सी कुछ भी मान सकते हो, उस तरह से इसको ले लिया। अब हमारे पास कर्ल ऑफ ए आ गया, जो कि बी वेक्टर है। तो हमें चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ, नाउ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ, यहां से लिख देता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए को हमने कितना मान लिया? बी वेक्टर। और डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर को अगर हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे बताओ? 1/h1 h2 h3, यहां पर आ जाएगा डेल अपॉन डेल u1, इस तरह से a1 h2 h3 प्लस में डेल अपॉन डेल u2 a2 h1 h3, और प्लस में कितना आ जाएगा? डेल अपॉन डेल u3 कितना? a3 h1 और h2। इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें
अगर हम बी वेक्टर के लिए खोल रहे हैं तो a1 a2 a3 डाइवर्जेंस ऑफ a का मान था ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, b के लिए अगर हमने खोला है तो b1 b2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये b3, क्योंकि b वेक्टर हम लेकर चल रहे थे b1 b2 b3, और b1 वेक्टर b2 वेक्टर और b3 वेक्टर कितने के बराबर होंगे, E1 कैप का जो जितना भी गुणांक है, यहाँ पर जो भी गुणांक है वो किसका काम करेगा, B1 का। E2 कैप का जितना भी गुणांक है वो B2 का काम करेगा, और B3 का ये वाला काम करेगा। तो उन वैल्यूज को आपको पुट करना है और देखना है कि वो जीरो के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इक्वली चल रहा है ये 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1। अब B1 की वैल्यू डालनी है तो E1 कैप का जितना भी गुणांक है ये पूरा गुणांक बनेगा। तो देखना H1 से H1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, H2 H3 बचेगा 1 अपॉन H2 H3। तो H2 H3 से ये वाला H2 H3 कट जाएगा, ठीक है, H1 से H1 कट जाएगा, जब अंदर ले जाएंगे तो ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई, ये बचेगा केवल। तो इसको हमने लिख दिया डेल अपॉन डेल U2 कितना A3 S3, तरीके से चलते जाना बस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। A3 S3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 कितना हो जाएगा A2 H2 ये हो गया। इसी साथ प्लस में डेल अपॉन डेल U2 और इसमें हम डालेंगे वैल्यूज को B2 की। B2 किसका काम करेगा, ये वाला E2 कैप का जो भी गुणांक है वो B2 का काम कर रहा है। तो H2 से ये वाला H2 कट जाएगा तो 1 अपॉन H1 H3 आएगा, H1 H3 से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B2 कितना बचेगा माइनस के साथ, तो माइनस अंदर ले गए तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। तो सीधा लिख देता हूं डेल अपॉन डेल U3 A1 H1, ये वाला माइनस का हो जाएगा डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U1 A3 H3 कितना हो जाएगा A3 H3 इस तरीके से। और साथ के साथ कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल U3 के लिए अगर हम बात करें तो B3 इसका काम करेगा, S3 से S3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन H1 H2 और 1 अपॉन H1 H2 जैसे रखेंगे इसमें वैल्यू से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना ये वाला। लिखें इस वैल्यू को डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 और डेल अपॉन डेल U2 कितना हो जाएगा A1 H1, कितना हो जाएगा A1 H1 इस तरह से, और पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा इससे। और 1 अपॉन H1 H2 H3 ये चल ही रहा है, ध्यान रखना बाहर वाला ये चल ही रहा है। तो यहां तक इसको कवर करने पहले फिर आगे बढ़ेंगे, जगह नहीं है बोर्ड पर, लेकिन इसको जिन्होंने भी नहीं किया था लिखें इसी तरह से पूरा। तीनों फॉर्मूले यहाँ अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, ग्रेडियंट का अलग है, डाइवर्जेंस का अलग है और कर्ल का अलग है। तीनों में ध्यान रखना कि दो में डाइवर्जेंस में 1 अपॉन H1 H2 H3 बाहर आता है, उसमें भी आता है कर्ल ऑफ ए में, इनको भूल मत जाना, ये जो आते हैं इनको भूल मत जाना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको कवर करो पहले पूरा।
इधर का मिटा दो इसको। पहले समझा करो पूरा, और जब लिखने की बोलूं तब लिख लिया करो उसको, जिससे कि प्रॉपर आपका जो दिमाग है कंसंट्रेट करे यहाँ पर समझने के लिए। इसी को आगे देखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर चल रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 1/h1 h2 h3 तो बाहर चल ही रहा है, 1/h1 h2 h3 ब्रैकेट में डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, अंदर ले जाएंगे तो इसको लिख देंगे हम डेल टू a3 h3 अपॉन डेल u1 और डेल u2। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे डेल 2 अपॉन डेल u1 डेल u3 इस तरह से, और कितना हो जाएगा a2 h2। यहाँ तक कवर कर लिया इसको। दूसरे को करेंगे प्लस में डेल 2 a1 h1 अपॉन में कितना हो जाएगा, इसको ले गए अंदर, इसी तरह से इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल u2 और डेल u1 इस तरह से, और कितना हो जाएगा a3 और h3 प्लस में डेल 2 अपॉन डेल u3 डेल u1 a2 और h2 माइनस में डेल 2 अपॉन डेल u3 और डेल u2 इस तरह से, और कितना हो जाएगा a1 h1 इस तरह से पर्टिकुलर हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ तक हो गया। अब देखें इसमें कि कुछ टर्म कट रही है या नहीं कट रही है। a3 s3 की ये टर्म है, a3 s3 की ये टर्म है, ये प्लस में ये माइनस में। आंशिक अवकलन को देखो, डेल एक्स डेल वाई या डेल बाई डेल एक्स उल्टा हो, दोनों बराबर होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ आंशिक अवकलन में, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। a1 h1 से a1 h1 वाली ये सेम है, ये रिवर्स होकर आ रहा है और प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह से इससे भी ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, रिवर्स होकर है और सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा ये 0। अंदर 0 है तो 0 हो जाएगा। लिखें इसको पूरा, अब लिख लें इसको पूरा कवर करके। यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया क्वेश्चन दोनों, और दोनों एज ए थ्योरम की तरह याद करना था। उस जो डायग्राम बनवाया था कि ग्रेडियंट का कर्ल और कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है, उससे याद कर सकते हैं उसको। इसके बाद नोट डालें एक, और नोट को इधर समझें। जैसे कि आपने लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, किसमें, इधर देखें पूरा फोकस करके, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में आपने अल्पांश आयतन पढ़ा था, कितना लिख रहे थे जब हमने डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला निकाला था, डराइव किया था,
वहां पर अल्पांश आयतन आ रहा था, अल्पांश आयतन वो कितना था, dv था। तो dv इक्वल टू हम कितना लिख रहे थे, h1 h2 h3 du1 du2 और du3, इस तरह से लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे, ये ध्यान है या नहीं है। वहां पर h1 h2 h3 इसके गुणक थे, du1 du2 du3, इस तरह से हम इसको लिख रहे थे आयतन को। तो ये इस तरह से हम टोटल आयतन को लिखते हैं, अल्पांश आयतन को। यदि कार्तीय निर्देश तंत्र होता है तो उसमें आप किसी भी घनाभ के आयतन को किस तरह से लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो उसमें कितना आना चाहिए, dx इंटू dy इंटू dz आना चाहिए। तो देखें कि वो आता है या नहीं आता। कार्तीय में, कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h3 कितना निकाला था हमने, 1 के बराबर, du1 x के बराबर था, dx के बराबर, dx हो जाएगा, du2 कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा, du3 कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा, du dx dy dz। तब dv कितना हो जाएगा हमारे पास, dx dy और dz। अरे नॉर्मली ऐसे ही तो लिखते हैं, अगर कोई घनाभ हम कार्तीय निर्देश तंत्र में ले रहे हैं तो उसका जो अल्पांश आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगी, यानी कि dx इंटू dy इंटू dz होगा, जो कि हम वहां पर भी ले रहे थे फर्स्ट ईयर में EM में। ठीक है, dx इंटू dy इंटू dz। गोलीय निर्देश तंत्र में अगर हम बात करें तो गोलीय निर्देश तंत्र में, पहले देखें पूरा फिर लिख लेना। गोलीय निर्देश तंत्र में अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, h1 इक्वल टू कितना आ रहा था 1, h2 इक्वल टू कितना आ रहा था बताओ r, और h3 इक्वल टू कितना आ रहा था r sin थीटा। जो गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र कौन सा है, r थीटा फाई वाला, r थीटा फाई, उसमें हम देख रहे हैं तो h1 h2 h3 की वैल्यू ये आ रही थी, स्केल गुणक की वैल्यू, और du1 कितने के बराबर हो जाएगा, dr के बराबर, du2 थीटा की वजह से d थीटा, और ये कितना हो जाएगा du3 d फाई r थीटा फाई। इस तरह से तो यहाँ पर जो dv आ जाएगा h1 h2 h3 की वैल्यू डालेंगे तो r स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, तीनों की वैल्यू डाल दी इसमें, 1 r साइन थीटा, तो r स्क्वायर साइन थीटा, और dr d थीटा d फाई। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह से अल्पांश आयतन पूछ सकता है कितना होगा, तो उसमें नंबर 1 में या 2 नंबर में इसको पूछ सकता है। तो वहां पर गोलीय निर्देश तंत्र में जो आयतन होगा अल्पांश आयतन वो कितना होगा ये, जबकि यहाँ पर कार्तीय में ये होगा। अगर हमें चाहिए किसमें, बेलनीय में चाहिए, बेलनीय में बताओ, बेलनीय निर्देश तंत्र में, बेलनीय निर्देश तंत्र कौन सा कहलाता है, रो फाई और स्मॉल जेड। इसमें रो फाई जेड में कितना होगा बताओ, h1 h2 h3 की वैल्यू कितनी थी 1, इसकी रो, और h3 की वैल्यू 1, इस तरह से थी 1 रो 1। तो यहां पर du1 कितना आ जाएगा, d रो d फाई, du3 कितना आ जाएगा dz, रो फाई जेड। तो यहां पर जो अल्पांश आयतन आ जाएगा dv वो कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू डालेंगे, रो d फाई और dz, d रो d फाई और dz। ठीक है, इस तरह से अल्पांश आयतन तीनों में जो लिखे जाएंगे वो इस तरह से लिखे जाएंगे। लांबी वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में तो ये होता है, इसी का यूज करते हुए अगर हमें स्केल गुणक की वैल्यू याद है तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं उनको। इसमें 1 r sin थीटा और इसमें 1 रो 1, रो क्या होती थी, बेलन की त्रिज्या। देखें इसको कंप्लीट पूरा, कंप्लीट करें इसको यहां तक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
सेम ऐसे ही उतार लें पूरा। ग्रेडियंट कंप्लीट, डाइवर्जेंस कंप्लीट और कर्ल CUR कर्ल आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ कर लेंगे अपन, लेकिन पहले देखते हैं जेकोबियन फंक्शन, जेकोबियन फलन। नेक्स्ट हेडिंग डालना उसको लिखने के बाद जेकोबियन फलन, जेकोबियन फलन। देखें अगर कोई लिख नहीं पाता है तो उसको पॉज करके लिख लिया करो, क्योंकि मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा है कि आपका लिखा है या नहीं लिखा है। तो मैं तो एक पर्टिकुलर एवरेज टाइम दे देता हूँ कि हाँ इतने टाइम में लिख गया होगा आपका, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर कोई नहीं लिख पाता, स्पीड कम है, तो आपके पास ऑप्शन है, वीडियोस को पॉज कर सकते हो और पॉज करके आराम से लिख लिया करो, फिर आगे आराम से समझा करो। ऐसे नहीं लिख भी रहे हो आगे समझ भी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जेकोबियन फंक्शन का मतलब क्या है, जेकोबियन फलन का मतलब क्या है। इधर देखें, पूरा की पूरा फोकस इधर, ए बालक इधर देख। जेकोबियन फलन, जेकोबियन फलन का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास दो क्वांटिटी दे रखी है, दो राशियां दे रखी हैं x और y। यदि x है वो फंक्शन है दो स्वतंत्र राशियों का u और v का, इसी प्रकार y है वो भी फंक्शन है किस किस का, u और v का। तो जेकोबियन फलन मतलब एज ए फंक्शन है, वो फंक्शन को हम लिखेंगे इस तरह से, j किस किस का फंक्शन है, x और y राशि का, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं j, जेकोबियन की वजह से j, x y नीचे आ जाता है u v, इस तरह से लिखा जाता है। मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे कि x है जो भी ऊपर लिखा रहता है, x है वो u और v का फंक्शन है, इसी तरह से जो y है वो भी किस किस का फंक्शन है, u और v का फंक्शन है, इस तरह से। या नॉर्मली हम लिखेंगे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अंडरस्टूड है, खुद सेल्फ सोच सकते हैं कि x है वो भी u और v का फंक्शन है, और y है वो भी u और v का फंक्शन है। तो इस जेकोबियन फलन को जो परिभाषित किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, सारणिक रूप से। किस तरह से कि x है वो u का भी फलन है और v का भी है, तो x का हमने u के रेस्पेक्ट में अवकलन किया जो पहले लिख रहा है उसके सापेक्ष, v को कांस्टेंट रखते हुए। और वैसे भी आप आंशिक अवकलन करते हो, जब u के सापेक्ष करोगे तो v तो ऑलवेज कांस्टेंट ही माना जाएगा। x का जब u के सापेक्ष कर रहे हो तो v क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से जब डेल x अपॉन डेल v के सापेक्ष कर रहे हो तो u कांस्टेंट है। तो बाहर जो लिख रहा है इसको आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से y का करोगे तो डेल y अपॉन डेल u, v कांस्टेंट है, डेल y अपॉन डेल v, ये जब u कांस्टेंट है। किस तरह से किया है, x है वो u और v का फंक्शन है, तो एक बार u के सापेक्ष एक बार v के सापेक्ष। इसी तरह y का भी u के सापेक्ष और y का v के सापेक्ष। जब u के सापेक्ष कर रहे हैं तो v कांस्टेंट, v के सापेक्ष कर रहे हैं तो u कांस्टेंट। अब आपने पढ़ा है, क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ये तो हमने रो में लिखा है, x से संबंधित जो फलन है वो रो में लिखे हैं, पंक्ति में लिखे हैं, y वाला इसमें x वाला इसमें, इस तरह से। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कॉलम में कि डेल x अपॉन डेल u और डेल x अपॉन, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज पढ़ा होगा आपने मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, सारणिक का।
तो डेल v अपॉन डेल u इस तरह से, और डेल y अपॉन डेल u एज कांस्टेंट v, और डेल y अपॉन डेल v कितना आ जाएगा एट कांस्टेंट u। इस तरह से जब v के सापेक्ष कर रहे हो तो u कांस्टेंट और u के सापेक्ष कर रहे हो तो v कांस्टेंट। इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या रो में लिख दो या फिर उसका ट्रांसपोज करके लिख दो। क्यों दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो a का ट्रांसपोज है, सारणिक a है आपके पास, उसका अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो कितने के बराबर होता है? सारणिक a के बराबर होता है। ये चीज पढ़ी या नहीं पढ़ी? आपने पढ़ी होगी। और नॉर्मल भी आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4। इस तरह से हमने एक डिटर्मिनेंट ले ली, सारणिक ले ली, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आएगी? 4 - 6 4 - 6 यानी कि -2। इस तरह से अगर इसका ट्रांसपोज करके मैं निकालूं, ट्रांसपोज मतलब 1 2, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में, इस तरह से। तो अब भी कितना आ जाएगा इसका मान? 4 - 6 यानी कि -2। मतलब ट्रांसपोज करने पर उसकी वैल्यू है, सारणिक है, एक संख्यात्मक मान देता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। कब? अगर हम उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से जैकोबियन फलन हेडिंग डालनी है और लिखना माना दो राशियां, जैकोबियन फलन हेडिंग डालकर लिखें माना दो राशियां x तथा y हैं जो कि स्वतंत्र चर u तथा v का फलन है। अर्थात माना दो राशियां x तथा y, जैकोबियन फलन हेडिंग डालकर उसमें लिखना माना दो राशियां x तथा y हैं जो कि स्वतंत्र चर u तथा v का, स्वतंत्र चर से मतलब u v पर डिपेंड नहीं कर रहा है, v u पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो कि u तथा v का फलन है। अर्थात इस तरह से लिख देना x इक्वल टू x u और v का फंक्शन है, y इक्वल टू u और v का फंक्शन है। तब जैकोबियन फलन निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। और इसको लिखते हैं, इसको हम रो में भी लिख सकते हैं या कॉलम में भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हमें एक चीज लेकर ही आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्व करनी है, तो रो में लेकर लिख सकते हो या कॉलम में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसपोज है जो सारणिक का, वो उतनी ही वैल्यू देता है जितनी की वो सारणिक वैल्यू देती है, चाहे वो 3/3 की हो, चाहे वो 2/2 की हो, कितनी भी भाई कितनी की हो, वो वैल्यू इक्वल देती है। तो लिख दें, यहाँ तक कंप्लीट करें पूरा इसको। इस चीज का ध्यान रखना, बस पढ़ना किस तरह से इसको, x और y मतलब यहाँ पर जो भी राशियां दे रखी हैं उनको फलन मानकर चलना है u और v का। अगर दे रखा है तो उसका, जैसे कि यहाँ पर x और y दे रखे हैं, u और v का फंक्शन, तो x भी u का फंक्शन है, x v का भी फंक्शन है, y इस तरह से u का फंक्शन है, v का। और कोई राशियां दे रखी है, z और w दे रखा है तो उनका होगा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, नॉर्मल इस तरह से दे रखा है, तब हमें अपनी तरफ से जो लेकर चलना है वो कितना लेकर चलना पड़ेगा, u और v। नॉर्मली लेना चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, नहीं नॉर्मली हम u और v ही लेकर चलेंगे, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए। इस चीज को नहीं पूछेगा, आगे की जो चीज आ रही है इसमें उनको पूछेगा, तो वो किस तरह से होंगी उनको देखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करें पहले इसको। और इसको कंप्लीट करने के बाद हेडिंग डाल देना जैकोबियन फलन के गुणधर्म। क्या? जैकोबियन फलन के गुणधर्म। और जैकोबियन फलन के जो गुणधर्म है उनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके,
कि किस तरह से इसका हम यूज करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कुछ गुणधर्म है, मैथमेटिकली है पूरे, उनको हमें देखना है कि ये वास्तव में क्या होता है, प्रूफ करना है जी उनको। तो जैकोबियन फलन के गुणधर्म हेडिंग डालकर छोड़ देना इसमें, ठीक है। इसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।